हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। कनाडा के मार्खम शहर में एक केस सामने आता है जिसमें मास्क पहने 3 लोग रात को पेन फैमिली के घर में घुसकर उन पे अटैक करते हैं। उस टाइम घर पे मिस्टर एंड मिसेस पेन के अलावा उनकी एक बेटी भी मौजूद थी। इस अटैक में मिसेस पेन की तो मौके पर ही जान चली गई थी, लेकिन मिस्टर पेन जिंदा थे और उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। पर हैरानी की बात यह थी कि इस अटैक में उनकी बेटी जेनिफर पेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो अटैकर्स उसके दोनों हाथों को एक रस्सी से बांधकर वहां से भाग गए थे। जेनिफर किसी तरह पुलिस को कॉल करके जल्दी से वहां आने के लिए कहती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात शुरू करती है और स्टार्टिंग में उन्हें ये एक रॉबरी का मामला लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इस केस की परतें उस वक्त खुलना शुरू होती हैं जब मिस्टर पेन को होश आया और उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उस रात उन पर अटैक हुआ उसमें उनकी बेटी का हाथ था। ये जानकर सभी लोग शॉक में थे, क्योंकि एक बाप का अपनी ही बेटी पर इस तरह से इल्जाम लगाना कोई छोटी बात नहीं थी। और ये पता चलने के बाद पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सच में जेनिफर पेन ने ही अपने माँ बाप को मारने का प्लान बनाया या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। So my name is Surjit and let's talk about today's case which revolves around Jennifer Penn. On 8th of November 2010, कनाडा के मार्खम शहर में रात के करीब 10:30 बजे पुलिस को जेनिफर पेन नाम की एक लड़की का कॉल आता है। जेनिफर काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो जल्दी से पुलिस को उनके घर आने के लिए कहती है। उसका कहना था कि कुछ हथियारबंद लोग जबरदस्ती उनके घर में घुस आए हैं और उसे डर है कि कहीं वो उसके पेरेंट्स को मार न दें। जिसके बाद पुलिस जल्दी से पेन फैमिली के घर पहुंचती है। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था और पुलिस घर के अंदर एंटर करती है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। जिसके बाद पुलिस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जेनिफर के रूम में जाती है, जहां उन्हें जेनिफर पेन फ्लोर पे पड़ी हुई मिलती है, जिसके दोनों हाथों को एक रस्सी से बांधा गया था। जेनिफर पुलिस को बताती है कि वो लोग उसके पेरेंट्स को नीचे बेसमेंट में लेकर गए थे और उसने वहां से गोलियां चलने की आवाज भी सुनी थी। पुलिस बेसमेंट में जाती है, जहां उन्हें जेनिफर की मॉम बिग पेन की बॉडी मिलती है, जिनके सर पर गोलियां लगने की वजह से उनकी जान चली गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके फादर हैन पेन वहीं पास ही में घायल हालत में बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज शुरू किया जाता है। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को पहले तो ये एक चोरी का मामला लग रहा था, लेकिन जब घर की अच्छे से चेकिंग करी गई तो ये नोटिस किया गया कि उस घर से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था और ना ही पुलिस को वहां कोई फोर्स्ड एंट्री का सबूत मिला था। उस घर में जो भी हुआ था उसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी, जिसमें से एक अब इस दुनिया में नहीं थी, दूसरा विक्टिम कोमा में था और तीसरी विक्टिम थी उनकी 24 साल की बेटी जेनिफर पेन, जो इस अटैक में किसी तरह बच गई थी। जिसके बाद पुलिस जेनिफर से पूछताछ करती है और वो उन्हें बताती है कि रात को डिनर के बाद वो ऊपर अपने रूम में जाकर टीवी देख रही थी कि तभी उसे उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो कि जोर जोर से उसके फादर को आवाज लगा रही थी। चेक करने के लिए जैसे ही जेनिफर अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो मास्क पहना एक आदमी उस पे गन पॉइंट करता है और उसे घसीटते हुए नीचे लेकर जाता है। जेनिफर ने नोटिस किया कि वो 3 लोग थे। सभी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन सभी के चेहरे भी ढके हुए थे। वो लोग जेनिफर की मॉम से घर में रखे हुए कैश के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसकी मॉम उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद वो लोग उसके मॉम और डैड दोनों को नीचे बेसमेंट की ओर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वही डरी सहमी हुई जेनिफर उन लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके माँ बाप को जाने दे, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसमें से एक आदमी जो कि जमाइकन एक्सेंट में बात कर रहा था, वो उसके दोनों हाथों को एक रस्सी से बांधकर उसे उसके रूम में बंद कर देता है। तभी जेनिफर नोटिस करती है कि उसका फोन अभी भी उसकी जेब में था और वो किसी तरह अपनी पॉकेट से फोन निकालकर पुलिस को कॉल मिलाती है। जब वो पुलिस से बात कर ही रही थी तभी उसे बेसमेंट से गोलियां चलने की आवाज आती है और उसके अकॉर्डिंग शायद ये वही टाइम था जब अटैकर्स ने उसके पेरेंट्स पर गोलियां चलाई थी। पुलिस को अभी भी इस अटैक के पीछे का मोटिव समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो उस घर में कुछ चोरी हुई थी और ना ही उन अटैकर्स ने उनकी जवान बेटी जेनिफर को कोई नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद पुलिस पेन फैमिली का बैकग्राउंड चेक करती है तो ये पता चलता है कि दरअसल हैन और बिग दोनों वियतनाम से माइग्रेट करके कनाडा आए थे। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद जल्द ही उन्होंने शादी कर ली थी।
इसके बाद ईयर 1986 में उनकी बेटी जेनिफर पेन का जन्म होता है और इसके 3 साल बाद यानी कि ईयर 1989 में उनका छोटा बेटा फिलिक्स पैदा हुआ। हैन और बिक दोनों ही एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी मैग्ना इंटरनेशनल में काम करते थे। साल 2000 आते आते उनके पास अपना खुद का एक घर था और यहाँ तक कि उनके ऊपर कोई लोन भी नहीं था। पेन फैमिली का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ और वो लोग काफी सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। पेन फैमिली के ऊपर हुए इस अटैक से पूरा शहर सदमे में था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस अटैक की असल वजह क्या थी। और वहीं अब पुलिस के ऊपर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका था। खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और कई घंटों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली पेन फैमिली से जुड़े एक शख्स का नाम पुलिस के सामने आता है और वो नाम था डैनी वोंग का। दरअसल डैनी वोंग जेनिफर का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो एक्चुअल में एक ड्रग डीलर था जिसके लिए वो कई बार जेल भी जा चुका था। जिसके बाद डैनी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो पुलिस को बताता है कि उस रात जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो अपने घर पे ही मौजूद था। पुलिस उससे पूछती है कि इससे पहले भी तुम्हें पुलिस ने पकड़ा था, क्या तुम उसका रीजन बता सकते हो? तो वो बताता है कि वो कुछ साल पहले सब्सटेंस खरीदने और बेचने के जुर्म में जेल गया था, लेकिन जेल से बाहर निकलने के तुरंत बाद मैंने ये गलत काम करना छोड़ दिया था। इसके बाद उसे जेनिफर पेन के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि जेनिफर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहीं हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। स्कूल खत्म होने के 2 साल तक हम दोनों साथ में थे। हम दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन जेनिफर के पेरेंट्स की वजह से हमें ब्रेकअप करना पड़ा क्योंकि उन्हें मैं पसंद नहीं था और उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी के लायक नहीं हूँ और इसी वजह से हमें अपना 7 साल का रिलेशनशिप तोड़कर मूव ऑन करना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम दोनों फिर से कांटेक्ट में हैं और जब से हम दोनों ने मिलना शुरू किया तब से हमें बार बार कोई ब्लैंक कॉल्स करके परेशान कर रहा है। कोई अनजान नंबर से हमें कॉल करता है और जब हम कॉल उठाते हैं तो वो आगे से फोन काट देता है। साथ ही वो हमें टेक्स्ट मैसेज करके डराने की कोशिश करता है और कहता है दैट वी आर वॉचिंग यू, स्टे अवे। और जब मैं लास्ट टाइम जेनिफर से मिला था तो मेरे फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि जेनिफर यहाँ क्या कर रही है, हमने उसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। और जो लास्ट मैसेज मुझे रिसीव हुआ था उसमें लिखा था बैंग बैंग बैंग। और ये मैसेज मुझे उनके घर पे हुए अटैक से लगभग 1 हफ्ते पहले आया था, जिसके बाद हम दोनों ने डर के मारे एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। डैनी से पूछताछ करने के बाद पुलिस और ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी कि जेनिफर ने उन्हें ना तो डैनी वोंग के बारे में कुछ बताया और ना ही उन थ्रेटनिंग कॉल्स और मैसेजेस के बारे में। खैर अब पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें ये साफ देखा जा सकता था कि उस रात 3 लोग मेन डोर से पेन फैमिली के घर में घुसते हैं और उसके आधे घंटे बाद पुलिस के आने से ठीक पहले उसी डोर से वो लोग बाहर भी निकल गए थे। लेकिन फुटेज इतनी क्लियर नहीं थी जिससे उनकी पहचान करी जा सकती थी। खैर इससे इतना तो साफ हो चुका था कि उस रात पेन फैमिली के घर का मेन डोर बंद नहीं था और उसी का फायदा उठाकर वो तीनों अटैकर्स घर में घुस गए थे। जिसके बाद जेनिफर पेन को दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे उसके और डैनी के रिश्ते के बारे में पूछा जाता है। वो बताती है कि डैनी मेरा बॉयफ्रेंड था, हम दोनों हाई स्कूल से साथ में थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं उससे कोई रिश्ता रखूं और इसलिए हम दोनों को अलग होना पड़ा। खैर हम दोनों रिश्ता तोड़ चुके थे, लेकिन मैं चाहती थी कि एज अ फ्रेंड वो मुझसे बात करता रहे क्योंकि एकदम सडनली मैं उससे बात करना बंद नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद पुलिस उससे उन कॉल्स और मैसेजेस के बारे में भी पूछती है तो वो कहती है कि हम दोनों को वो थ्रेटनिंग मैसेजेस आते थे जिसमें मुझे डैनी से दूर रहने के लिए कहा जा रहा था क्योंकि शायद किसी को मेरा डैनी से बात करना पसंद नहीं था और मुझे डाउट है कि ये काम डैनी की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन ही कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि डैनी मुझसे बात करता है और उसे इस बात से प्रॉब्लम थी। इसके बाद पुलिस जेनिफर से उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है जब उसके पेरेंट्स को डैनी वोंग के बारे में पता चला था तो वो कहती है कि डैनी के बारे में पता चलने के बाद मेरे फादर बहुत गुस्सा हुए थे, यहाँ तक कि मुझसे मेरा फोन तक छीन लिया गया और मुझे जहाँ भी जाना होता तो वो मेरे साथ जाते, मुझे कहीं भी अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। साथ ही वो बताती है कि इस मामले में मेरे पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे और स्कूल खत्म होने के बाद वो चाहते थे कि मैं नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे उनसे झूठ कहना पड़ा कि मैं रायरसन कॉलेज में नर्सिंग कर रही हूँ, जबकि मैं घर से डेली कॉलेज के लिए निकलती जरूर थी, लेकिन मैं पूरा दिन किसी लाइब्रेरी में या फिर किसी पार्क में बैठकर शाम होने का वेट करती और फिर वहां से वापस घर चली जाती।
दरअसल जेनिफर ने इतनी सफाई से झूठ बोला था कि उसके पेरेंट्स को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ, और यहाँ तक कि 4 साल तक कॉलेज जाने का नाटक करने के बाद उसने एक नकली डिग्री भी बना ली थी। लेकिन अब उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो जॉब करके फैमिली को सपोर्ट करे, जिसके बाद उसने एक हॉस्पिटल में एज एन इंटर्न ज्वाइन किया। उसे काम पर जाते हुए काफी दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी माँ बिग पैन को कहीं ना कहीं उस पर शक हो गया था। तो एक दिन जेनिफर की मॉम उसका पीछा करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जेनिफर ने उनसे इतने सालों तक झूठ बोला और ना उसे कोई जॉब मिली थी और ना ही उसके पास कोई डिग्री थी। ये पता चलने के बाद उसके पेरेंट्स उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को समझा और उसे सपोर्ट करने का फैसला किया। जिसके बाद जेनिफर एक बार फिर से पियानो क्लासेस ज्वाइन करती है, क्योंकि उसे म्यूजिक में अपना फ्यूचर बनाना था। खैर, पूछताछ के दौरान पुलिस ये जानना चाहती थी कि घटना वाली रात जब उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे तो फिर उसने उन्हें कॉल कैसे किया। जिसके बाद जेनिफर खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों को पीछे करके उन्हें बताती है कि उस रात उसके दोनों हाथों को इस तरह से बांधा गया था, बट लकीली मेरा फोन मेरी पैंट की पीछे वाली जेब में था, जिस पर उनकी नजर नहीं गई। जब वो लोग मेरे पेरेंट्स को नीचे बेसमेंट में लेकर गए तो मैंने किसी तरह फोन को बाहर निकाला और पुलिस का नंबर डायल करके मैंने फोन को स्पीकर पे कर दिया था। ये सब जानने के बाद पुलिस हैरान थी। जेनिफर इतने सालों तक अपनी फैमिली से झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ बनाती रही, और लास्ट में जब उनके घर पे अटैक हुआ तो उसमें वो इकलौती ऐसी थी जिस पर कोई खरोच तक नहीं आई थी। जिसके बाद जेनिफर पैन अब शक के घेरे में आ गई थी। पुलिस अब पैन फैमिली के बारे में और पता लगाना शुरू करती है, तो उन्हें पता चलता है कि हैन और बिग पैन को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें थी। जेनिफर जब 12 साल की थी तो उसने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करी। वो स्केटिंग भी करती थी और ज्यादातर वो उसी की प्रैक्टिस में लगी रहती, क्योंकि उसका सपना था कि वो ओलंपिक्स में कनाडा को रिप्रेजेंट करे और वहां गोल्ड मेडल जीते। लेकिन एक बार प्रैक्टिस के दौरान उसके घुटने में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे स्केटिंग छोड़नी पड़ी, जिससे उसका ओलंपिक्स जाने का सपना टूट गया था। जेनिफर के पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे और उसे स्कूल और म्यूजिक क्लासेस के अलावा कहीं और जाने की परमिशन नहीं थी। ये चीज जेनिफर के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने भी नोटिस करी थी कि जेनिफर के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर था और उसके पेरेंट्स उसे हद से ज्यादा कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन जेनिफर अपने छोटे भाई फिलिक्स की तरह इस प्रेशर को झेल नहीं पा रही थी। वहीं फिलिक्स, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा था, वो हर फील्ड में अच्छा कर रहा था। लेकिन वहीं जेनिफर हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट में फेल हो चुकी थी और उसने डर के मारे ये बात कभी किसी को नहीं बताई, और यही वजह थी कि उसे कॉलेज जाने का झूठा नाटक करना पड़ा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली थी। खैर, वहीं दूसरी ओर अब हैन पैन को भी होश आ गया था। उसने पुलिस को बताया कि उस रात में जल्दी सो गया था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक आदमी गन लिए मेरे सामने खड़ा था। जिसके बाद वो मुझे अपने साथ लिविंग एरिया में लेकर गया, जहां उन्होंने मेरी वाइफ को बंदी बना के रखा था। वो डरी हुई थी और वो उनसे बार बार यही कह रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें जाने दो। साथ ही मिस्टर पैन ने ये भी बताया कि जब वो लोग हम पे गन पॉइंट करके हमें मारने की धमकी दे रहे थे तो मैंने जेनिफर को उनमें से एक आदमी के साथ नीचे आते हुए देखा। उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे और वो उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी। ये जानकर पुलिस हैरान थी, क्योंकि जिसे वो अभी तक विक्टिम समझ रहे थे असल में वही इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। जिसके बाद जेनिफर को बिना कोई देरी किए अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर कोमा से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी हमें सच बताओ। जिसके बाद जेनिफर एडमिट करती है कि उसने ही उन किलर्स को हायर किया था और वो प्लान उसे मारने का था, ना कि उसके पेरेंट्स को। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की नजर में एक फेलियर थी, मैंने सबको निराश किया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी जान ले सकूं। इसलिए मैंने खुद को मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया और उस रात घर का मेन डोर भी मैंने ही खोला था ताकि वो तीनों लोग इजीली घर के अंदर आ सकें। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे मारने के बजाय मेरे पेरेंट्स पर गोलियां क्यों चलाई। पुलिस जानती थी कि जेनिफर अभी भी झूठ कह रही है। जिसके बाद उसका फोन चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसने होम बॉय नाम के एक आदमी को अपने पेरेंट्स को मारने के लिए पैसे दिए थे, जिसका असली नाम क्रॉफर्ड था और इसमें क्रॉफर्ड के 2 और साथी मिलवैगनम और कार्टी भी शामिल थे। जिसके बाद पुलिस डैनी वोंग और जेनिफर के चैट्स भी चेक करती है, तो ये सामने आता है कि डैनी वोंग ही वो शख्स था जिसने जेनिफर को क्रॉफर्ड से मिलवाया था और वो भी इस प्लान में शामिल था। एक्चुअल में बात ये थी कि जेनिफर अपने पेरेंट्स से तंग आ चुकी थी। वो बिना किसी रोक टोक के अपनी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के जिंदा रहते ऐसा पॉसिबल नहीं था।
बचपन से लेकर अभी तक उसके साथ जो भी हुआ था उसका जिम्मेदार वो अपने पेरेंट्स को मानती थी, और कहीं ना कहीं डैनी वोंग भी उसे उसके पेरेंट्स के खिलाफ भड़काता था, जिसकी वजह से उसके मन में अपने माँ बाप के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसने उन्हें जान से मारने का प्लान बनाया। वहीं जब ये बात उसके छोटे भाई फीलिक्स को पता चली कि जेनिफर ने ही उनके माँ बाप को मरवाया है, तो उसने अपनी बहन से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। दरअसल अटैक वाली रात फीलिक्स घर पे मौजूद नहीं था और इसी वजह से उसकी जान बच गई थी, जिसके बाद क्रफर्ड, मिल वैगनम, कार्टी और डैन वोंग को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। उन चारों के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और 10 महीने तक चले ट्रायल के बाद उन सभी को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।